Hello everyone, welcome to Study Simplified. In this video, we are going to see economic impact of British rule. Last class we have already covered कि ब्रिटिश ने कैसे एक्सपैंड किया था इन बंगाल, मैसूर एंड पंजाब. तो आज हम देखेंगे कि ब्रिटिश के आने के पहले इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी एंड उनके जाने के बाद कैसी हो गई. तो देखिए, in 18th century, just before arrival of British, India was one of the wealthiest country of world with 27% of शेयर इन वर्ल्ड इकोनॉमी. 27% शेयर था, ठीक है. जबकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो इंडिया की इकोनॉमिक शेयर रिड्यूस होके 3% रह गई. तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ इंडिया को. तो ये हम लोग 3 फेजेस में पढ़ेंगे. सबसे पहला फेज़ आता है फेज़ 1, जो कि मर्केंटाइल फेज़ होता है, जिसमें कि ये दे रखा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो ट्रेडिंग के लिए आई थी, ठीक है. बट धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी दिखाया, ठीक है. द कंपनी यूज इट पॉलिटिकल पावर टू मोनोपलाइज ट्रेड एंड डिक्टेट टर्म्स टू ट्रेडर्स ऑफ बंगाल. तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे बैटल ऑफ पैलेसी होता है एंड बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें कि ब्रिटिशर्स की जीत होती है एंड फाइनली डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाता है. अब वहाँ से उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस स्टार्ट किया, ठीक है. तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, फर्स्ट फेज में ऐसा ही हुआ था. अब क्या होता है कि देखो, रेवेन्यूज ऑफ बंगाल वे आर यूज टू फिनेंस एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड. तो अभी तो बस ट्रेडिंग चल रहा है. सेकंड फेज में क्या होता है, सेकंड फेज में इंडस्ट्रियल फेज आया. अब यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया वॉज एक्सप्लॉयटेड एज मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड, क्योंकि जो यहाँ के रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको ब्रिटिशर्स चीप रेट में ले जाते थे एंड इम्पोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड. अब क्या होता था कि जो इंडियंस होते थे उनको जो फिनिश्ड गुड है वो खरीदना पड़ जाता था, ठीक है. और कई बार क्या होता था कि ब्रिटिश इम्पोज्ड हेवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्टेशन ऑफ इंडियन गुड्स बट नो ड्यूटीज़ ऑन ब्रिटिश गुड. अपने गुड्स पे कोई भी चार्जेस नहीं लगाते थे, मगर जब इंडियन गुड्स को एक्सपोर्ट करने की बात आती थी तो वहाँ पे हेवी ड्यूटीज़ लगाते थे. तो बेसिकली ये इंडस्ट्रियल फेज में ये चीज़ हम लोग को देखने को मिला. इंडियंस वेयर फोर्स्ड टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्ट फिनिश गुड, ठीक है. तो आपको ये चीज़ याद रखनी है. अब इससे क्या हुआ कि हेवी इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स टू इंग्लैंड डिस्करेज देम इन द मार्केट. तो इस वजह से इंडियंस की खुद की मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वैल्यू डाउन हो गई. आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है कि देखो उन्होंने क्या किया था. एक्ट ऑफ 1813 अलाउड वन वे ट्रेड फॉर ब्रिटिश. एज अ रिजल्ट द इंडियन मार्केट फ्लडेड विथ चीप एंड मशीन मेड इम्पोर्ट्स, जिससे क्या होता है कि इंडियन ट्रेडर्स लॉस्ट फॉरेन एज वेल एज होम मार्केट. तो हम देख सकते हैं ये एक ऐसा टाइम था जब मार्केट में ब्रिटिश प्रोडक्ट बिक रहे थे एंड इंडियन ट्रेडर्स का कुछ नहीं हो रहा था, बिकॉज उनकी वैल्यू बहुत डाउन हो चुकी थी. वो इंडियन मार्केट एज वेल एज फॉरेन मार्केट दोनों लूज कर चुके थे, ठीक है. तो ये हुआ था इंडस्ट्रियल फेज में. अब बात आती है फाइनेंशियल फेज. इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश ने स्टार्ट किया बनाना, जैसे कि रेलवेज स्टार्ट किया उन्होंने बनाना, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ्स, बैंकिंग सिस्टम, ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ब्रिटिश ने स्टार्ट किया बनाना. बट ये क्यों बना रहे थे, इंडिया के लिए बना रहे थे, इंडियन पीपल के लिए बना रहे थे क्या, नहीं. तो द ब्रिटिश डेवलप दिस इंफ्रास्ट्रक्चर विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड, ठीक है. ट्रेड प्रमोट करने के लिए वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे एंड फॉर देयर ओन एडवांटेज, ठीक है. इसमें उनका खुद का मतलब छुपा हुआ था. तो यही टाइम था कि जब ब्रिटिश कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन इन इंडिया एंड मेड इंडिया अ मार्केट फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ फूड स्टफ एंड रॉ मटेरियल्स, ठीक है. इस टाइम इन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे जो कि 1853 में आया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ दोनों 1853 में आया, बैंकिंग सिस्टम आया एंड इसके अलावे इंडस्ट्रीज सच एज टाटा एंड आयरन, ये जो है टाटा आयरन एंड स्टील, ये भी इसी टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था. तो आप देख सकते हैं कि इस समय बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए थे ब्रिटिश के द्वारा फॉर प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड एंड फॉर देयर ओन एडवांटेज, ठीक है. तो देखिए नेक्स्ट आ जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ. अब हम ऐसा क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे चीप रेट में, ठीक है, एंड
अपने वहाँ से मशीन मेड करके, ठीक है, मशीन की बनी हुई प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते थे, ठीक है, फिनिश्ड गुड इंपोर्ट होता था। तो इस वजह से क्या हुआ कि इंडिया का जो भी धन है वो क्या हो रहा है, जा रहा है ब्रिटेन, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी रेफर्स टू पोर्शन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया विच वॉज नॉट अवेलेबल फॉर कंजम्पशन टू इट्स पीपल। अब देखो वो लोग इतना सारा ले जा रहे थे कि इंडियन पीपल के कंजम्पशन के लिए भी रॉ मटेरियल्स नहीं बच रहा था, तो ये लोग क्या ही कर पाते हैं ना। तो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप नोट डाउन कीजिएगा। 2 क्वेश्चन क्या आते हैं, दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पे याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बुक लिखी थी, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एंड एक और है जिनका नाम है आर.सी. दत्ता, इन्होंने लिखा था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये दोनों बुक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा था, तो आपको पता होना चाहिए आर.सी. दत्ता ने लिखा था। एंड इन दोनों बुक में ये जो राइटर्स हैं इन्होंने यही डिस्क्राइब किया है कि ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी वही इंडिया की इकोनॉमिक इल बनी, ठीक है। इकोनॉमिक लॉस जो इंडिया को इतना हुआ वो ब्रिटिश के पॉलिसीज़ के वजह से हुआ, इन्होंने पूरा डिस्क्राइब करके रखा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो आप इसको मार्क डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा हम देखें तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रेन्स दे रखा है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर हम लोग 1-2 देखें तो देख लेते हैं। परचेजिंग गुड आउट ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल एंड एक्सपोर्टिंग देम, दिस वॉज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से वो लोग यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे एंड इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड, ठीक है, और इंडियंस को फोर्सफुली बाई करना पड़ता था। इस तरीके से बहुत कुछ था। ड्यूटी फ्री ट्रेड मिला जाता था, ठीक है, ये तो मुगल्स के टाइम से ही मिल रहा था। ड्यूटी फ्री ट्रेड प्रोवाइडेड टू ब्रिटिशर्स गेव देम कॉम्पिटिटिव एज ओवर इंडियन ट्रेडर्स, ठीक है। तो इस तरीके से उनको प्रॉफिट होता था, और जो भी उनकी सैलरीज वगैरह बनती थी, रिमिटेंस और सैलरी एंड अदर इनकम टू कंपनी ऑफिशियल्स वे सेंट टू इंग्लैंड, डायरेक्ट उनके इंग्लैंड में जाता था। तो इस तरीके से ये कुछ कॉन्सिक्वेंस है, तो आप देख सकते हैं इसको। एंड अगर हम बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के लेक्चर की, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं सारे एग्जाम्स में, तो वो ये टॉपिक है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में बेसिकली हम लोग को 3 सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा लागू किए गए थे। तो सबसे पहला आता है परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका रैयतवारी एंड थर्ड आ जाएगा महलवारी। तो हम लोग तीनों को देखते हैं एक एक करके डिटेल में। तो देखिए सबसे पहला वाला जो है परमानेंट सेटलमेंट, इसका जो दूसरा नाम है इस्तेमारी और स्थायी बंदोबस्त भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था, तो 1793 किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है कि परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क डाउन कर लीजिए। एंड ईयर भी पूछा जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 1793 में हुआ था। तो ये दोनों वीवीआई है, ठीक है। इसके साथ एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, तो इट वॉज इंट्रोड्यूस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। जो ईस्टर्न पार्ट वाला जो रीजन है ना, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसको प्लान करने वाले पर्सन थे जॉन सॉरे। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि इन्होंने प्लान किया था परमानेंट सेटलमेंट। अब इसमें होता क्या था ये आपको जानना है। तो इसमें क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जमींदार को अपॉइंट करके रखा था और उनको वर्क दे रखा था कि आप जाके टैक्स कलेक्ट कीजिए फार्मर्स से। तो जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो कैसे होता था, तो जो जमींदार थे वो 1/11 टैक्स खुद अपने पास रखते थे एंड 10/11 यानी कि 11 से 11 में 10वां हिस्सा, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स को दे देते थे, ठीक है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाती थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इट डिक्लेयर जमींदार एज ऑनर ऑफ लैंड, हेंस दे कुड कीप 1/11 ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड देमसेल्व्स व्हाइल ब्रिटिश गॉट फिक्स शेयर ऑफ 10/11 ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड। तो आप देख सकते हैं इसीलिए इसको स्थायी बंदोबस्त भी बोला गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी रेवेन्यूज कलेक्ट हो रहा है वो जमींदार कलेक्ट करते थे एंड वो दे देते थे किसको, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते थे, है ना। तो कितना देते थे, खुद रखते थे 1/11 एंड कंपनी को देते थे 10/11। तो ये पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लिया परमानेंट सेटलमेंट का। अब हम लोग देखते हैं
रौतवारी सेटलमेंट या तो रैयतवारी भी इसको बोला जाता है। तो देखो रौतवारी सेटलमेंट में क्या हुआ कि इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे मुनरो एंड चार्ल्स रीड। एंड ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये आपके बुक में गिवन नहीं है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। चार्ल्स रीड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1792 में, ठीक है। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके एक साल पहले चार्ल्स रीड ने रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया था। एंड मुनरो भी इसमें बाद में आते हैं 1820 में, ठीक है। तो इन्होंने भी इसको लागू किया था। तो आप ईयर अपने बुक में लिख लीजिए क्योंकि ये डाटा गिवन नहीं है। एंड ये कहाँ पे लागू हुआ, तो ये लागू हुआ इंट्रोड्यूस इन बॉम्बे एंड मद्रास, जो सेंट्रल पार्ट है डेक्कन वाला, तो वहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है, बाई मुनरो एंड चार्ल्स रीड। तो ये वीवीआई है, मैंने आपको बताया कि जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें किसने इंट्रोड्यूस किया, किस रीजन में इंट्रोड्यूस हुआ एंड कब इंट्रोड्यूस हुआ एंड कितना टैक्स लिया जा रहा था, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, तो इसमें क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे जमींदार को हटा दिया, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली टैक्स लिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे द पोजिशन ऑफ कल्टिवेटर बिकेम मोर सिक्योर बट रिजिड सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन ऑफन फोर्स देम टू द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर। इसमें क्या होता था, इन दिस डायरेक्ट सेटलमेंट वॉज मेड बिटवीन गवर्नमेंट एंड द कल्टिवेटर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो टैक्स लिया जाता था वो था हाफ, ठीक है, 50%। हाफ ऑफ द प्रोडक्शन वॉज टेकन बाई ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेटलमेंट हो रहा है किनके बीच में, गवर्नमेंट एंड कल्टिवेटर के बीच में। 50% का जो टैक्स है 1/2 ऑफ द प्रोडक्शन वो ब्रिटिशर्स यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं महलवारी सिस्टम। इसमें क्या था कि इसमें इन्होंने क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, कि ना तो जमींदार से ले रहे थे और ना तो कल्टीवेटर से ले रहे थे, इसमें एक गांव से ले रहे थे, ठीक है। एक गांव को असाइन कर लिया, फिर वो डिसाइड किए कि इसमें से मेरे को कितना टैक्स चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, पहले ये देखो कि इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे। तो महलवारी सिस्टम हम लोग देख रहे हैं अभी। तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे हाल्ट मैकेंजी। मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर एक बुक में गिवन नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। हाल्ट मैकेंजी एंड मार्टिन बर्ड, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था महलवारी सिस्टम। एंड ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये आपका नॉर्थ वाला जो पार्ट है, सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था बाय हाल्ट मैकेंजी एंड मार्टिन बर्ड, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अलावे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी ये देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था कि अ सेटलमेंट वॉज मेड विथ द विलेज कम्युनिटी। यहाँ पे किसी जमींदार से या किसी कल्टीवेटर से नहीं लिया जाता था। यहाँ पे जो सेटलमेंट बनाया गया वो विलेज कम्युनिटी से बनाया गया, एक गांव से बनाया जा रहा था। जिसमें क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि इनको टैक्स चाहिए 2/3%, ठीक है। 2/3% बोला जाए तो 66%, ठीक है। आधा से भी ज़्यादा ये लोग टैक्स वसूल रहे थे गाँव से। तो 66% तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर बाद में इन्होंने क्या किया, बाद में इन्होंने रिड्यूस करके हाफ बोला, ठीक है। तो 66% से ये 50% टैक्स पे आते हैं, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था एक पीजेंट के लिए, एक फार्मर के लिए। तो इस महलवारी सिस्टम में ये चीज़ स्पेशल था। तो आई होप कि आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा जो भी मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से हम लोग अब नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे कॉलोनियल इम्पैक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम आ जाता है। अब देखो, जो ये लैंड रेवेन्यू लेते थे तो इसमें क्या होता था, एक्सेस रेवेन्यू ये लोग डिमांड कर रहे हैं। और इस वजह से अगर कोई किसान टैक्स नहीं दे पाता था तो उनकी जो ज़मीन है, खेत है, वो छिन जाती थी। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे इम्पैक्ट में देखने को मिलेगा। तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, एक दो हम लोग देख लेते हैं। देखो, फोर्सेबली growing of commercial crop led the peasant to buy food grains at high prices and sell cash crop at low prices, ठीक है। The stability of Indian village was shaken and the entire setup of rural society began to break up। तो आपको समझ में आया होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर से आता है जो कि है पीजेंट मूवमेंट्स, ठीक है। एंड एक और टेबल आपको देखने को मिलेगा, ये टेबल के फॉर्मेट में है, ट्राइबल रिवॉल्ट, ठीक है।
तो आप आगे देखेंगे तो आपको पीजेंट मूवमेंट एंड ट्राइबल रिवॉल्ट देखने को मिलेगा। तो ये टेबल को आप रीड कीजिएगा, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक बार आइडिया दे देती हूँ कि इसको कैसे पढ़ना है। तो देखिए हम लोग पीजेंट मूवमेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे। तो पीजेंट मूवमेंट्स क्यों हुआ, तो देखो ये लोग क्या कर रहे थे, एक्सेस रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे, टैक्स ज़्यादा ले रहे थे, है ना। और जो किसान टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे तो उनकी खेत को ये लोग छीन लेते थे। तो इस तरीके से ब्रिटिश या तो जमींदार जो फार्मर्स होते थे उनको परेशान करके रखे थे। तो इस वजह से वहाँ के लोकल लोग ने रिवॉल्ट स्टार्ट किया, कोई ना कोई लीडर बना एंड उस रीजन के लोग रिवॉल्ट स्टार्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश और जमींदार। ठीक है, तो देखो इसमें हम पीजेंट मूवमेंट में देखते हैं। तो सबसे पहले जो रिवॉल्ट है वो स्टार्ट हुआ बंगाल से। तो यहाँ पे आपको मूवमेंट, प्लेस एंड लीडर्स के नाम याद रखने, ईयर आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। तो जैसे अगर हम बंगाल की बात करें तो आप पहले ये देख लीजिएगा इस टेबल में बंगाल में कौन कौन से मूवमेंट हुए। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है इंडिगो मूवमेंट हुआ था, जिसके लीडर थे विष्णु एंड दिगंबर विश्वास। एक और रिवॉल्ट देखने को मिल रहा है पाबना, जिसके लीडर्स थे ईश्वर राव। ठीक है, एक और हम लोग को बंगाल का देखने को मिल रहा है तेभागा, जिसके जो लीडर है वो थे कंपारन सिंह। ओके, तो बंगाल से हम लोग को 3 रिवॉल्ट याद करना है, इंडिगो रिवॉल्ट, पाबना रिवॉल्ट एंड तेभागा रिवॉल्ट। ठीक है, एंड इनके जो लीडर्स हैं। तो पहले बंगाल को आप याद कर लीजिए। बंगाल का याद करने के बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र आ रहा है। तो महाराष्ट्र में 2 रिवॉल्ट है, डेक्कन रॉड्स एंड रामोसी मूवमेंट। ठीक है, अब इसके लीडर कौन है, तो विष्णुदेव बालवंत पाड़के। तो आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे तो राजस्थान में एक ही रिवॉल्ट हुआ, बिजौलिया रिवॉल्ट, ईजी है, सीताराम दास एंड विजय पाठक सिंह। तो इसको याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट आ जाता है बिहार। तो बिहार में चंपारण हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो लीडर थे गांधी जी के लीडरशिप में चंपारण रिवॉल्ट हुआ था। तो ये मैं आपको स्टोरी अगले लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। राजकुमार शुक्ल करके एक व्यक्ति थे जो कि आते हैं बिहार से गांधी जी के पास, एंड वो उनको इनवाइट करते हैं कि आप आइए एंड कंडीशंस देखिए कि वहाँ पे किसान की कैसी कंडीशन है, ब्रिटिश ने क्या हाल करके रखा है। तो गांधी जी जाते हैं एंड उनके अंडरशिप में रिवॉल्ट होता है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, और इसके अलावा हम देखें तो गुजरात में 2 रिवॉल्ट हुए, जिसके नाम याद रखना है, खेदा रिवॉल्ट एंड बरदौली रिवॉल्ट। ठीक है, जो खेदा रिवॉल्ट है वो गांधी जी एंड वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ, एंड बरदौली रिवॉल्ट जो है वो किसके अंडर में हुआ, तो वल्लभ भाई पटेल के अंडर में हुआ। तो इस तरीके से ईजी आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट रिवॉल्ट हम देखें तो वो आ जाता है केरला का मोपला रिवॉल्ट, सैयद अली एंड सैयद फैजल इनके लीडरशिप में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से हम आगे देखें तो देखिए यूपी का देख लीजिए, यूपी से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे यूपी किसान सभा हुआ, अवध किसान सभा हुआ। तो ये किसके लीडरशिप में बना, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टेबल इज द लास्ट वन, ऑल इंडिया किसान सभा कब सेटअप हुआ एंड उसके लीडर कौन थे। तो ये जो है ऑल इंडिया किसान सभा ये सेटअप हुआ इन 1936। इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, बाई सहजानंद सरस्वती इन लखनऊ। इट इज़ BVI। इस टेबल में आप इसको सबसे पहले लर्न कीजिएगा, उसके बाद अदर मूवमेंट्स को लर्न कीजिएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, यहाँ पे ईयर भी इंपॉर्टेंट है। 1936 में सहजानंद सरस्वती ने लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की थी। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से देखें तो हमारा ट्राइबल रिवॉल्ट भी है, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है, इसको लर्न करने का है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।